प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रायिकता धारा घनत्व क्या है, प्रायिकता का संरक्षण कैसे होता है। हमने मान लिया कि जो कण है वो ऐसे पोटेंशियल फील्ड में चल रहा है जो समय पर निर्भर नहीं है। तो इसलिए चूँकि वो समय पर निर्भर नहीं है, तो इसलिए कण के किसी भी बिंदु पर पाए जाने की संभावना केवल उसकी स्थिति का फलन होगी और समय पर निर्भर नहीं होगी। तो ऐसी अवस्थाएं सभी जो कि समय पर निर्भर नहीं हैं, केवल स्थिति पर निर्भर हैं, वो कहलाती हैं कण की स्थायी अवस्थाएं। और स्थायी अवस्था को व्यक्त करने वाली जो समीकरण है कण की, वो श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, काल अनाश्रित या स्थायी अवस्था श्रोडिंगर समीकरण। और इसका हल जो हमें मिलेगा, इसके हल के रूप में जो हमें तरंग फलन मिलेगा, वो कण की स्थायी अवस्था को व्यक्त करेगा और इसलिए ऐसा हल स्थायी अवस्था हल कहलाएगा। अब काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो श्रोडिंगर समीकरण में तरंग फलन है उसको हम चरों के पृथक्करण विधि से हल करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो तरंग फलन साई है, जो कि स्थिति और समय का फलन है, वो दो फलनों से मिलकर बना है, जिसमें एक फलन पूर्णतया स्थिति पर निर्भर है और दूसरा फलन पूर्णतया समय पर निर्भर है। अब इस साई को हम श्रोडिंगर की समीकरण में रख देते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ यू आर फाई टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी आर यू आर फाई टी। अब चूंकि यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये हम समय के साथ डिफरेंशियल करेंगे, इसलिए यू आर बाहर आ जाएगा और फाई टी चूँकि समय पर निर्भर फलन है तो इसका डिफरेंशियल होगा। तो हम लिखेंगे आयटा एच क्रॉस यू आर डेल डेल टी ऑफ फाई टी। और दूसरी हम समीकरण में यहाँ देख रहे हैं जो डेल 2 है वो स्थिति पर निर्भर है, इसलिए डिफरेंशियल सिर्फ किसका होगा, स्थिति पर होगा। तो इन दो पार्ट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m फाई टी डेल 2 यू आर प्लस वी आर में कोई भी डिफरेंशियल टर्म नहीं है, इसलिए दोनों टर्म एज इट इज़ हम यहाँ लिख देते हैं वी आर यू आर प्लस फाई टी। अब पूरी समीकरण को हम फाई यू आर और फाई टी से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं तो यू आर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन आयटा एच क्रॉस 1 अपॉन फाई टी डेल डेल टी ऑफ फाई टी। और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन यू आर डेल 2 यू आर प्लस वी आर, क्योंकि यू आर फाई टी से डिवाइड करने पर ये टर्म पूरी कट गई, यहाँ पे फाई टी बचा तो यू आर बच गया और इस तरफ लेफ्ट हैंड में देखें तो यू आर कट गया तो फाई टी बचा। अब यहाँ हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी तरह टाइम डिपेंडेंट टर्म है और जो राइट हैंड साइड टर्म है वो पूरी तरह स्थिति पे डिपेंडेंट टर्म है, इसलिए इन दोनों को हम अलग अलग नियतांकों के बराबर मान सकते हैं। और ये नियतांक ऊर्जा होगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास ये जो हमने फलन लिखा है आयटा एच क्रॉस डेल डेल टी, वो आपके पास मोमेंटम से रिलेटेड टर्म है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m हमारे पास ऊर्जा हो जाती है। तो हमारे पास इसलिए हमने मान लिया कि आयटा एच क्रॉस 1 अपॉन फाई टी डेल डेल टी ऑफ फाई टी एक नियतांक के बराबर है जो कि ऊर्जा है। इसी तरह चूँकि लेफ्ट हैंड साइड एक नियतांक के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी उसी नियतांक के बराबर होगा, इसलिए माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m 1 अपॉन यू आर डेल 2 यू आर प्लस वी आर किसके बराबर होगा, नियतांक ई के ही बराबर होगा। अब हम फर्स्ट समीकरण को हल करते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट टर्म पूरी इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन मेरी पूरी स्थिति पर डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो पहले टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि फाई टू को डेल फाई टी अपॉन फाई टी इज इक्वल टू माइनस आयटा एच क्रॉस डेल टी हो जाता है। अब हम इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर मुझे मिलता है एल एन फाई टी इज इक्वल टू माइनस ई टी आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस पर एन एन फाई ज़ीरो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे फाई टी के लिए यानी समय पर निर्भरता के लिए सॉल्यूशन मिल जाता है, समय पर निर्भर फलन के लिए सॉल्यूशन मिलता है कि फाई टी इज इक्वल टू फाई ज़ीरो ई की पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। अब इस मान को चूँकि फाई टी मुझे यहाँ मिल चुका है तो समय डिपेंडेंट टर्म को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अब मैं देखती हूँ स्थिति पे डिपेंडेंट टर्म को, तो स्थिति पे डिपेंडेंट टर्म में से एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस का मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो मुझे मिल जाता है, और यू आर से गुणा कर रही हूँ तो यहाँ मुझे मिल जाता है डेल 2 यू आर माइनस, यहाँ पे हमने इसको ले गए हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस वी आर यू आर इज इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस ई इंटू यू आर। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो मुझे मिल जाता है डेल 2 यू आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इंटू यू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं अगर इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या देगा, मुझे यू आर का मान देगा। तो इसलिए साई आर टी जो सॉल्यूशन है, जो कि मैं मान के चलूँ हूँ यू आर और
फाई टी का गुणनफल है, तो यू आर के लिए मुझे अभी इसमें से हल नहीं मिल सकता, जबकि मुझे पोटेंशियल फलन ना मालूम हो, ऊर्जा ना मालूम हो, तब तक मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। लेकिन टाइम डिपेंडेंट पार्ट को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इसलिए साई आर टी का मान मुझे मिल जाता है 50 e⁻ आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस इंटू यू आर। या फिर इसे हम देखें तो ई अपॉन एच क्रॉस ओमेगा होता है, कोणीय वेग होता है, इसलिए साई आर टी को मैं लिख सकती हूँ 50 e⁻ आइटा ओमेगा टी यू आर। तो यहाँ ही अगर मैं इस फलन को देखती हूँ तो ये फलन एक वर्णी अप्रगामी तरंग का स्वरूप है, जिसका आयाम किसके बराबर है, यू आर के बराबर है। तो हम सामान्यतः क्या कर सकते हैं कि जो समीकरण मेरे पास 2 आई है उसमें मैं देखूं तो कोई भी टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो यू आर को जब मैं साई आर से रिप्लेस कर दूं अगर इसमें, तो मुझे मिल जाएगा काल मुक्त श्रोडिंगर समीकरण। तो काल मुक्त श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगा, डेल टू साई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इंटू साई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सी इक्वेशन है, काल मुक्त श्रोडिंगर समीकरण है। इसमें अगर मुझे 1 डायमेंशन निकालना है समीकरण को, तो मैं साई आर को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, साई एक्स से रिप्लेस करती हूँ, और वी आर को वी एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ, और डेल टू की बजाय मैं डेल टू डेल एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं काल मुक्त श्रोडिंगर समीकरण मैंने निकाल लिया है, किस विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से। अब गुण क्या मुझे मिलते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण की मुझे विशेषताएं क्या दिखी, कि पहली विशेषता कि ये एक रैखिक समीकरण है जिसमें साई और साई के अवकलन पद ही हैं, साई स्क्वायर या साई के अवकलन पदों का वर्ग नहीं है इसमें, और ये समय में एक घाती और प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण है। अगर किसी एक समय पर मुझे तरंग फलन ज्ञात है तो मैं अन्य समय पर भी तरंग फलनों को ज्ञात कर सकती हूँ। और अगर इसके साई वन साई टू कोई श्रोडिंगर समीकरण के हल हैं, तो साई वन साई टू का जो रैखिक सम्मिश्रण है वो भी इसका हल होगा, यानी कि विभिन्न हलों का अध्यारोपण भी इसका एक श्रोडिंगर समीकरण का एक हल होगा। यह एक समांगी समीकरण है, इसलिए तरंग फलन से प्राप्त प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रायिकता का मान हमने डिफाइन किया था साई स्क्वायर आर टी स्क्वायर डी टॉ, और यहाँ साई स्क्वायर क्या था, प्रायिकता घनत्व था। तो ये जो प्रायिकता है, टोटल प्रायिकता जो हमने पूरे संपूर्ण आयतन के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो वो समय के साथ अपरिवर्ती है, और यह तरंग फलन के सामान्य प्रसामान्यीकरण पर निर्भर नहीं करती है। और समतल तरंग फलनों के अध्यारोपण से प्राप्त जो तरंग संघ हमें मिलता है वो भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण का क्या होगा, संभावित हल होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कण से हम किसको जोड़ सकते हैं, एक तरंग संघ को जोड़ सकते हैं, और तरंग के गतिक व्यवहार को ही कौन समझा रहा है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण समझा रहा है। इसलिए ये हैं सारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण की विशेषताएं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या है और सातत्य समीकरण क्या है। तो प्रायिकता धारा घनत्व को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि प्रायिकता का प्रवाह प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम धारा घनत्व को डिफाइन करते हैं कि धारा घनत्व है आवेश का प्रवाह प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय। तो यहाँ से चूंकि प्रायिकता का प्रवाह प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय है, इसलिए मैं प्रायिकता धारा घनत्व को लिख सकती हूँ प्रायिकता घनत्व और वेग के गुणनफल के बराबर। और इसे चूंकि साई हम जानते हैं एक संयुग्मी राशि है, इसलिए प्रायिकता धारा घनत्व को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि इट इज़ रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच क्रॉस अपॉन आई टाइम डेल साई। जहाँ पर हम यहाँ देखूँ, अगर मैं ये देखूँ इसको, तो मैं जो संवेग के संगत संकारक है वो मैं जानती हूँ माइनस आइटा एच क्रॉस डेल होता है। चूँकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, एच क्रॉस अपॉन आई टाइम डेल साई लिखा है, तो आइटा एच क्रॉस अपॉन आई टाइम इंटू डेल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे आइटा से गुणा कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन एम, और माइनस आइटा एच क्रॉस डेल जो है वो संवेग के संगत संकारक है, इसलिए ये मान बन जाता है पी के संगत ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एम, और पी अपॉन एम का जो रेशियो है वो मुझे देगा वेग के संगत संकारक वी ओ पी। तो इसलिए मुझे ये कह सकती हूँ मैं कि ये जो जे पी आर टी यानी कि प्रायिकता धारा घनत्व है वो वी वेग वाले किरण पुंज के लिए क्या है, प्रायिकता धारा है। तो अब यहाँ से प्रायिकता धारा घनत्व को हम एक तरीके से और भी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि जे पी इज इक्वल टू माइनस एच आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई। अब यहाँ से आइटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर मुझे क्या मिल जाता है, एच क्रॉस अपॉन 2 आइटा एम साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई। अगर तरंग फलन में मान लो रियल है, तब उस स्थिति में साई स्टार का मान साई के बराबर होगा। तो इस स्थिति में मेरे पास ये जो साई स्टार डेल साई है उसका मान
डेल साई स्टार साई के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में प्रायिकता धारा घनत्व का मान 0 हो जाएगा। और जब प्रायिकता धारा घनत्व का मान 0 है तो इसका मतलब आपके पास जो प्रायिकता का प्रवाह है वो नहीं हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि प्रायिकता घनत्व से मैं सांतत्य समीकरण को कैसे निकालती हूँ, कैसे प्राप्त करती हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया कि प्रायिकता घनत्व मुझे मालूम है, साई स्टार साई से लिखा जाता है। तो अब मैं इसका समाकलन करती हूँ समय के साथ, पूरे आयतन के साथ, और फिर इसका अवकलन ले लेती हूँ समय के साथ। तो P का मैंने समाकलन किया आयतन के साथ और फिर इसका अवकलन कर लिया समय के साथ। तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल डेल टी ऑफ साई स्टार साई डीटा, या फिर डेल डेल टी ऑफ, चूँकि ये प्रायिकता है तो P डीटा का मान मिल जाएगा। इसमें 2 के साथ होगा डिफरेंशियल इसका। तो पहले साई स्टार एज इट इज़ रखा, डिफरेंशियल किया साई के साथ, तो ये पहली टर्म मुझे मिल जाती है इंटीग्रेशन साई स्टार डेल साई डेल टी डीटा। और दूसरी टर्म मुझे मिलती है, साई को आप कॉन्स्टेंट रखेंगे साई स्टार का डिफरेंशियल करने पर, दूसरी टर्म जो मुझे मिलती है वो मिल जाती है डेल साई स्टार डेल टी साई डीटा। अब श्रोडिंगर समीकरण से मैं डेल साई डेल टी का मान भी रख सकती हूँ और डेल साई स्टार डेल टी का मान भी रख सकती हूँ। तो श्रोडिंगर समीकरण से मैं जानती हूँ आइटा एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई प्लस वी साई। ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और यहाँ से मैं डेल साई डेल टी का मान निकालती हूँ। तो डेल डेल टी ऑफ साई मुझे मिल जाता है आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई प्लस वी अपॉन आइटा एच क्रॉस साई के बराबर। अब मैं इसका, क्योंकि मुझे डेल डेल टी ऑफ साई स्टार निकालना है, इसलिए मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ इस समीकरण का। तो मुझे मिल जाता है, साई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, साई स्टार से, आइटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आइटा से। तो ये मिल जाता है डेल डेल टी ऑफ साई स्टार इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई स्टार माइनस वी अपॉन आइटा एच क्रॉस साई स्टार। अब ये दोनों मानों से को, साई डेल डेल टी ऑफ साई और डेल डेल टी ऑफ साई स्टार को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। और जब मैं इसको रखती हूँ तो मुझे मिल जाता है डेल डेल टी ऑफ पी डीटा इज इक्वल टू साई स्टार आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई डीटा प्लस साई स्टार वी अपॉन आइटा एच क्रॉस साई डीटा। यानी सबसे पहले हमने यहाँ डेल साई डेल टी का मान रखा है और उसको साई स्टार डीटा से गुणा किया है। अब यहाँ पे मैं मान रखती हूँ किसका, डेल डेल टी ऑफ साई स्टार का। तो मुझे क्या मिल जाता है, चूँकि यहाँ पर माइनस है दोनों जगह, इसलिए मिल जाता है माइनस इंटीग्रेशन एच क्रॉस अपॉन आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई स्टार साई डीटा। और सेकेंड टर्म यहाँ से मुझे मिल रही है कि माइनस वी अपॉन आइटा एच क्रॉस साई स्टार साई डीटा। अब यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों टर्म बिल्कुल समान हैं और एक प्लस साइन है एक माइनस साइन, तो एक दूसरे को निरस्त करेंगी और ये दोनों टर्म यहाँ मेरे पास बच जाएंगी। और इसमें माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो इंटीग्रेशन में मेरे पास बच जाता है साई स्टार डेल टू साई और यहाँ बच जाता है डेल टू साई स्टार बाहर ब्रैकेट के साई इंटू डीटा। अब इन दोनों टर्म को कंबाइंड रूप में मैं किस रूप में लिख सकती हूँ कि डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई डीटा। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एच क्रॉस अपॉन आई टू आई टाइम को अंदर ले लेती हूँ। तो ये जो पूरी टर्म मुझे दिख रही है कि एच क्रॉस अपॉन 2 आई टाइम साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई, ये बन जाती है प्रायिकता धारा घनत्व, जिसको मैंने अभी अभी जेपी से लिखा है। तो ये मान बन जाता है मेरे पास, समीकरण मेरे पास मिल जाता है अब मुझे कि डेल डेल टी ऑफ पी डीटा इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे पी डीटा। अब डाइवर्जेंस ऑफ जे पी डीटा वाली टर्म मैं इधर ले आऊँगी तो मुझे समीकरण क्या मिल जाएगा, और ये समीकरण बन जाता है, दोनों ही इंटीग्रेशन यहाँ पे आयतन के हैं, इसलिए मुझे मिल जाता है डेल डेल टी ऑफ पी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे पी इज इक्वल टू 0, जो कि कहलाती है प्रायिकता धारा घनत्व के लिए सांतत्य समीकरण। अब सांतत्य समीकरण, हम इसकी अगर हम तुलना करें कि ये सांतत्य समीकरण कैसे, मैंने कहा कि विद्युत चुंबकीय में जब मैं कहती हूँ तो सांतत्य समीकरण मुझे क्या मिलता है कि डेल रो डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0, जहाँ रो क्या होता है, आवेश घनत्व होता है, यहाँ पी क्या है, प्रायिकता घनत्व है, जे यहाँ क्या होता है, धारा घनत्व है, यहाँ जे क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व है। तो तुल्यता से अगर मैं देखूँ तो जो अगर ये सांतत्य समीकरण है विद्युत चुंबकीय की, तो ये हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी के लिए सांतत्य समीकरण। और हम ये जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय में जो सांतत्य समीकरण है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और इसी तरह तरल यांत्रिकी में मैं अगर देखूं तो जो सांतत्य समीकरण है वो निकाय में
प्रवाह के संरक्षण को निरूपित करता है। तो यहाँ क्वांटम यांत्रिकी में मुझे सातत्य समीकरण जो मिल रहा है, जो कि है डेल डेल टी ऑफ पी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे पी इज इक्वल टू 0, जहाँ पी प्रायिकता घनत्व है और जे पी प्रायिकता धारा घनत्व है, तो ये भी प्रायिकता के संरक्षण को व्यक्त करना चाहिए। और इसको प्रायिकता के संरक्षण को प्रूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि अब ये चूँकि सातत्य समीकरण को मैंने लिया, तो चूँकि डेल डेल टी ऑफ पी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे पी 0 है सातत्य समीकरण से, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ और डाइवर्जेंस ऑफ जे पी को राइट हैंड साइड में ले आती हूँ। तो ये बन जाएगा डेल डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन पी का मान रख दिया है साई स्टार साई डीटा माइनस इंटीग्रेशन डेल डॉट जे पी डीटा। यहाँ समाकलन किस पर किया जाता है, आयतन पे किया जा रहा है। अब गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से मैं जानती हूँ कि किसी भी सदिश का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ जे पी डीटा का मान हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट एन कैप डी ए के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो समीकरण मेरी क्या बन जाएगी, डेल डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट एन कैप डी ए। तो ये जो पहली टर्म है वो मुझे बता रही है कि आयतन टॉ में कण के पाए जाने की संभावना का समय के साथ परिवर्तन, क्योंकि ये बताता है साई स्टार साई डीटा क्या मुझे बताता है कि दिए गए आयतन में कण के पाए जाने की संभावना क्या है, और इसका ये डिफरेंशियल है किसके साथ, समय के साथ। तो इसलिए ये टर्म मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या बता रही है कि आयतन टॉ में कण के पाए जाने की संभावना का समय के साथ परिवर्तन क्या है। और दूसरी टर्म मुझे बता रही है प्रायिकता धारा घनत्व का फ्लक्स, क्योंकि जे डॉट डी ए एक्चुअली क्या है, ये फ्लक्स को निरूपित करता है। तो सेकंड टर्म मुझे बता रही है प्रायिकता धारा घनत्व का फ्लक्स। और अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास जो अनंत दूरी है उस पर पृष्ठ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए जे डॉट जो डी ए है उसका मान शून्य होते ही डेल डेल टी ऑफ साई स्टार साई डीटा 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल 0 होता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है, इसलिए इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटा शुड बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब साई स्टार साई डीटा क्या बता रहा था, पूरी समष्टि में कण के पाए जाने की संभावना को, क्योंकि टॉ इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब टॉ टेंडिंग टू यानी आयतन जब अनंत की ओर अग्रसर होता है तो पृष्ठ 0 की ओर होता है। तो इस स्थिति में जब पृष्ठ को हमने 0 की ओर माना और इसको जे डॉट डी ए को शून्य किया, तो इसका मतलब था कि हमने आयतन कहाँ से कहाँ लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिया है। तो इसलिए संपूर्ण समष्टि में ये मुझे क्या बता रहा है कि साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, का मतलब कि संपूर्ण समष्टि में कण के जो पाए जाने की प्रायिकता है वो क्या रहती है, नियत रहती है। नियत रहती है इसका मतलब क्या है, प्रायिकता क्या रह रही है, संरक्षित होती है। और अगर ये नियतांक 1 हो जाए तो हम कहते हैं कि तरंग फलन क्या हो गया है, प्रसामान्यकृत हो गया है। और अगर तरंग फलन किसी समय पर प्रसामान्यकृत होता है तो वो सभी समयों पर ही प्रसामान्यक्रम होता है। इसलिए तरंग फलन का जो प्रसामान्यकरण है वो समय पर निर्भर नहीं है, वो कैसा है, काल मुक्त है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम श्रोडिंगर की काल आश्रित तरंग समीकरण निकालते हैं, और श्रोडिंगर यांत्रिकी में हम सातत्य समीकरण और प्रायिकता धारा घनत्व की बात करते हैं। धन्यवाद।